जैसा कि आप अध्याय 2 देख रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, और हम आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक पहला टॉपिक इसमें दिया गया है, उसे देखेंगे। और आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक देखेंगे आप। निम्न चित्रों को देखें आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के कार्य पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती हैं। यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं। ये सब आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं, इसे आप एकदम करेक्ट मानिए, ये आपके पेपर में भी आ सकता। इन्हें समझने का एक तरीका है कि हम कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों को आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। आप क्षेत्रक का देख लीजिए, क्षेत्रक भी कहते हैं। विभिन्न समूहों को वर्गीकृत किया कर दिया जाए, इन समूहों को भी क्षेत्रक कहते हैं। एक उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे, ये आप देखेंगे ईट बनाने वाला मजदूर, एक कुली आपका दिख रहा है, ये पेपर देने वाला, न्यूज़पेपर देने वाला, एक कपास तोड़ने वाली महिला, और ये देखेंगे आप वो दुकान पे कपड़े बेचने वाली सेवा निर्जन कर। और अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये किस क्षेत्र में आता है। हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से प्रारंभ करते हैं। अब देखेंगे क्या है। पहला प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं। जैसे कपास की खेती एक मौसमी फसल है। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए मुख्यतः न कि पूर्णतया प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है। कपास देखेंगे प्राकृतिक पर निर्भर है। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। हम पशुओं और जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। अब आप देखेंगे, सब उदाहरण आपको समझाना क्या चाहता है। अब ये आप देखेंगे, इस प्रकार की खनिज और एक्स भी प्राकृतिक उत्पाद हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है। देखिए अब ये इतना टॉपिक बहुत बढ़िया। प्राथमिक क्यों? क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं, माने जिसे हम निर्मित करते हैं। क्योंकि यह अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे कृषि सहायक क्षेत्र कहा जाता है। अब अगर कहीं आ गया क्वेश्चन कि प्राथमिक क्षेत्र को प्राथमिक क्यों कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं जैसे यह अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद से मिलता है, इसलिए कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों में प्राप्त, इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है कृषि। अगर कहीं कृषि सहायक क्षेत्र भी पूछ सकता है आपसे, तो कृषि सहायक क्षेत्र अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो आप तुरंत जान जाएंगे। कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब आप द्वितीय देखेंगे, द्वितीय की क्षेत्र की गतिविधियां। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तन किया जाता है, माने विनिर्माण प्रणाली किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। द्वितीय क्षेत्र देखिए आप, प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्राकृतिक से उत्पादित नहीं होती हैं, बल्कि निर्मित की जाती हैं, इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। माने किसी कारखाना में जैसे चीनी का उत्पादन होता है, कार्यशाला, और घर में किया जा सकता है, जैसे कि घर में दूध से
मिठाई में परिवर्तित करना है, या बहुत लोग घर में बीड़ी बनाते हैं वो भी। जैसे कपास के पौधे से रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं। देखो सूत, हम पहले सूत घर में काटा जाता था, अब तो तमाम फैक्ट्री लग गई है, तब तब दिक्कत नहीं पड़ता है, ओवन वहां पर फैक्ट्री में हो जाता है, अब ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता। सूत काटते और कपड़ा बुनते, गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं। आप देखेंगे मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया भी द्वितीय क्षेत्र में आती है। और ईंटों से भवनों का निर्माण करते हैं, चूंकि यह क्रमशः सर्वाधिक विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा है। इसमें अधिकतर आप देखेंगे उद्योगों से जुड़ा है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक प्राथमिक द्वितीयक प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है, जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उपयुक्त दो क्षेत्रकों से भिन्न है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तु का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों के द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करना या पत्राचार माने संवाद या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। पत्राचार संवाद माने कि आप देखेंगे टीवी में जो ऐड आता है संवाद के जरिए। परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीय गतिविधियों के उदाहरण हैं। परिवहन, भंडार, जैसे कि गोदाम में आलू इकट्ठा कर लिया जाता है कि कुछ सीजन के हिसाब से उसे बेचा जा सके। संचार जैसे कि टीवी में जो ऐड आता है, कहीं देखेंगे आप सर्फ का भी अब ऐड आता है या कुछ भी। बैंक सेवाएं, जो उधार कर्जा लेने के लिए। व्यापार और तृतीय व्यापार तो आप जानते हैं तृतीय गतिविधियों के उदाहरण हैं। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब अगर आपके पेपर में आ सकता है कि सेवा क्षेत्र क्या है, तो आप अगर पढ़े हैं तो आप जान सकते हैं। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करती हैं। सेवा क्षेत्र में अब जैसे आप देखेंगे कि ये आप उदाहरण याद रखेंगे तो आप कहीं भी आ सकता है कि जैसे शिक्षक, इस तरह भी क्वेश्चन कर सकते हैं, शिक्षक किस क्षेत्र में आता है, या डॉक्टर। देखे जैसे अब इसके देखेंगे जो वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करते हैं, तब भी देखें जैसे शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। ये आपका इधर आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र का हो गया। अब आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर, ये आप चाहे आप तो खुद कर सकते हैं, इसे ज़्यादा कठिन नहीं है। और यहाँ पर दिया गया है जैसे कि आपका दिया, निम्नलिखित व्यवसायों को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में विभाजित करें। ये वाला तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे।
तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं, जैसे ऊपर दिया गया था प्राथमिक में ये भी आता है, जैसे दर्जी, दर्जी आपका देखिए सेवा क्षेत्र में आता था। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए और आगे हम बढ़ते हैं। तीनों तीनों क्षेत्र की तुलना तीनों क्षेत्र की तुलना प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के विविध उत्पादनों से काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। देखो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है माने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के में। साथ ही इन क्षेत्रों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। देखो काम भी करते हैं अधिक लोग संख्या में। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं, अगले चरण में हम देखेंगे होती हैं, और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्रक प्रधान होते हैं। माने किसी भी अर्थव्यवस्था में एक या अधिक क्षेत्रक, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक हो सकता है, या देख एक से अधिक ही होगा प्रधान। जबकि 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 अन्य क्षेत्रक अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। जैसे आप देखेंगे प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं, आप इसे याद रखिए ताकि आपके पेपर में आ सकता है। और क्या आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल बृहद कार्य है, बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों, किलों और फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। यह अत्यंत बेतुकी बात है। अब आप बेतुकी बात कैसे है, अब देखो नीचे आपको बताया जाएगा। आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे यदि 1000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो गेहूं का मूल्य 80,000 रुपया होगा। 10 रुपये प्रति नारियल की दर से अगर 500 नारियल की मूल्य, तो 50,000 होगा, 50,000 रुपया होगा। इसी प्रकार तीन क्षेत्रकों के वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त किया जाता है। और आप देखेंगे किस तरह किया जाता है, इसका मूल्य का किया जाता है वस्तुओं की, ना कि संख्या का उपयोग किया जाता है गणना करने में। ध्यान रखें कि यहाँ एक सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तुएं या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना अंतिम वस्तुओं के बारे में अपने सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी व तेल जैसी चीजों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये में 15 रुपया प्रति पैकेट बिस्कुट बेचती है। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, अर्थात जो वस्तु उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। अब अंतिम वस्तु का आप देखेंगे क्या होता है। जो व्यक्ति उपभोक्ताओं तक माने जो उपभोग करते हैं, जैसे ग्राहक कह सकते हैं,
जो आखिरी में खाते हैं, खाने वाले जो खरीदते हैं, जैसे हम लोग भी पार्ले खरीदते हैं इस समय, तो छोटा पार्ले का 5 रुपया रहता है, तो वही अंतिम वस्तु हमारा लोग का हो जाएगा। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है? दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी मध्यवर्ती वस्तुएं, मध्यवर्ती गेहूं आटा का यहाँ देख लीजिए, आप कहा गया मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। अंतिम वस्तुएं के मूल्य मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है, माने अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुएं जैसे गेहूं आटा का मूल्य ये सब पहले से ही शामिल होता है। बिस्कुट अंतिम वस्तु के मूल्य में 60 रुपया है, 60 रुपये में पहले से ही देखेंगे, पहले से ही आटा का मूल्य 10 रुपया शामिल है, इसलिए इसी प्रकार अन्य सभी वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना करना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, पहले गेहूं के रूप में फिर आटा के रूप में, तो अंततः अंतिम बिस्कुट के रूप में मूल्यों की कई बार गणना करते हो, माने कि कई बार गणना हो जाएगी अगर ऐसा होगा तो। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन का योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। साघा यू लिखा है, सकल घरेलू उत्पाद आप देखेंगे उसका डिफिनीशन आपको मिल गया। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों का योगफल देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, याद रखना। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कैसे विशालता प्रदर्शित कर सकता है अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद कैसे अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित कर सकता है। जैसे कि अब आप देखेंगे प्राथमिक द्वितीयक में जिस तरह जितना अधिक उत्पादन होगा उतना ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार आप कह सकते हैं भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और तब जीडीपी का अनुमान करता है। अब जीडीपी का आप देखेंगे, जीडीपी से सकल घरेलू उत्पाद को ही कहा हिंदी इंग्लिश में लिखा गया। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन समानता अधिकांश विकसित देशों में इतिहास में यह देखा गया है कि विकास के प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक का ही आर्थिक सक्रियता का महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा, माने प्राथमिक क्षेत्रक जो था वही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्रक समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य में करने लगे, शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। शिल्पियों और व्यापारियों माने कि अब प्राथमिक क्षेत्र से उठकर किसान सब लोग अब शिल्पियों माने चित्रकारी करने लगे और व्यापारी माने कुछ इधर उधर सामान बेचने लगे की वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय की गतिविधियों का कई गुना बढ़ गया।
बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि में जुड़े थे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी। जैसे कि आप प्राकृतिक उत्पाद के उस समय था दूध, और अधिक आप तो प्राकृतिक उत्पाद ऊपर देख ही चुके हैं, जो प्राथमिक क्षेत्रक में आती थी, और अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में रोजगार करते थे। लंबे समय 100 वर्षों से अधिक के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए। नवीन प्रणाली देख लीजिएगा, विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए, उनका प्रसार होने लगा, माने प्रचार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत से अधिक लोग कारखानों में काम करने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया, जैसा कि आप इतिहास में पढ़ चुके हैं। मजबूर किया गया था, वह जैसे कि बगानों में ले जाया जाता था, और इत्यादि बहुत से लोगों को यहाँ से इंग्लैंड ले गया था। उस 2 क्लास 8th में आप पढ़े होंगे। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है, कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण हो गया। देखेंगे, कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण हो गया। अगर आपके पेपर में आ सकता है कि द्वितीय क्षेत्रक इतिहास में कैसे महत्वपूर्ण था, तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये लाइन याद होगी, आप एनसीईआरटी अगर पढ़े हैं तो ठीक है। आपके यूपीएससी के लिए भी ये पूछा जाएगा, आप तो अभी 10th में होंगे। इसी कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो गया। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्रक से तृतीय क्षेत्रक की ओर पुनः बदलाव हुआ। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक का बढ़ता महत्व बढ़ गया। क्षेत्रक का महत्व बढ़ गया, सेवा क्षेत्रक की। अब कुल उत्पादन माने विगत 100 वर्षों के, जैसे आप देखेंगे, अब आपको भी उदाहरण देगा। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। श्रमजीवी माने जो श्रम करने वाले। विकसित देशों में यही समानता लक्षण देखा गया है। भारत में 3 क्षेत्रकों की कुल उत्पादन और रोजगार कितना है, आप ये गूगल पे चाहे तो देख लेंगे कि कितना है इसमें। विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्नों के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है? हमें इसे अगले खंड में देखेंगे, अगले खंड में देखा जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं, इसे आप कर लीजिए, इसे जरूर आप करिए, ताकि क्योंकि ये आपके पेपर में 1 नंबर का दे सकता है, आपके बोर्ड पेपर में भी देता है। अब वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम आप इसे सॉल्व करा देते हैं, लेकिन मैं इसके बाद मैंने इस वीडियो पूरा करने के बाद मैं जरूर बनाऊंगा इसका भी। भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। अब आप देखेंगे भारत में क्या है। आलेख एक तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाता है। आलेख एक देखेंगे आप, क्षेत्रों की वस्तुओं और सेवाओं का है, दिखाता है। यह 2 वर्षों देखो 1973 74 और 2013-14 के उत्पादन को दिखाता है। हमने इन 2 वर्षों के लिए आंकड़ों का उपयोग किया है, क्योंकि यह आंकड़े तुलनीय और प्रमाणिक है। माने तुलनीय माने तुलना जिसका किया जा सके, और प्रमाणिक है जो माने परिणाम है जिसका। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी समृद्धि हुई। अब ये क्वेश्चन आंसर आप इसे देखकर कर सकते हैं। सन
सन 1973-74 में और 2013-14 के बीच तुलना क्या प्रदर्शित करती है? इससे आपका क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं, विचार कीजिए। अब आप चाहें तो तुलना करेंगे तो आपको वैसे पता चल जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्रक में दुगुना वृद्धि हुई है और द्वितीय क्षेत्र में देखेंगे आप तिगुना कम से कम तो वृद्धि होगी। अगर आप वैसे आरेख देखेंगे, आप वैसे तो करोड़ करोड़ में दिया गया है, लेकिन इतना लंबा भी कह नहीं जाएगा। आप तो चाहें तो आप तो पढ़ सकते हैं, लेकिन देखेंगे आप और तृतीय क्षेत्रक में देखेंगे तिगुना क्या कम से कम आप देखेंगे तो 10 गुना से ऊपर ही होगा। आप वैसे तो 14 गुना लिखा गया था, उसमें वृद्धि हुई है। तो आप कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक, ऐसा नहीं कह सकते। आप देखेंगे नीचे क्या लिखा है, उत्पादन में तृतीय क्षेत्रक का बढ़ता महत्व। वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई। परिणामतः वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र में उभरा। माने प्रतिस्थापित माने दबाते हुए। भारत में तृतीय क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? इसके कई कारण हो सकते हैं। अब आप देखेंगे इसका कारण क्यों, अगर आपको पेपर में आ सकता है कि क्यों हुआ, तो इसके कारण आप देख लीजिए। बहुत बढ़िया कारण दिया गया है इसमें। प्रथम, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इसलिए इन्हें बुनियादी सेवाएं माने जाते हैं। बुनियादी माने जो अपने जिंदगी में जरूरत पड़ने वाली सेवाएं माने जाते हैं। इसी किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंध की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। अब आप विकासशील देश जानेंगे, विकसित और विकासशील, और ये आपको अगले चैप्टर में आपको पढ़ा जाएगा। जैसा कि आप प्रथम ऊपर देख चुके हैं, द्वितीय देखे। दूसरा, कृषि का कृषि एवं उद्योग के विकास, परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं के विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी अधिक होगी। जैसे अगर दूध का अधिक उत्पादन होगा तो उसे डेयरी तक ले जाने के लिए साधन की आवश्यकता पड़ेगी, आप देखेंगे। और अधिक से अधिक जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में जैसे आप पार्ले का उपयोग उद्योग में ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उसको बेचने के लिए तृतीय क्षेत्र की व्यापार की जरूरत पड़ेगी या भंडारण की भी जरूरत पड़ेगी। और फिर आप तीसरा देखेंगे, जैसे जैसे आय बढ़ती है कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेहस्त्रा, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक परीक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। जैसे कि अब सब लोग सरकारी नौकरी नहीं पाते हैं तो कुछ लोग डिग्री लेकर स्कूल खोल देते हैं, ताकि अपना भी नौकरी उनका हो जाता है और जो उनके घर में ग्रेजुएशन कर चुके हैं उसको भी पढ़ा लेते हैं। जैसे 2-3 के बच्चे पढ़ते हैं तो इंग्लिश मीडियम का स्कूल खोल लिए, तब भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने लगते हैं। आपके उधर भी देखेंगे आप, निजी विद्यालय खुल जाता है, निजी व्यवसायिक परीक्षण माने व्यवसाय के लिए जो परीक्षण केंद्र खोला जाता है वो भी कर सकते हैं। पर्यटन, हाँ पर्यटन भी आप देखेंगे। और फिर चौथा देखेंगे, चतुर्थ, विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं और इनके प्रसार के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, प्रसार देखेंगे। और अंततः आप देखेंगे, अंततः
आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं का समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। सेवा क्षेत्र का सभी सेवाओं का समृद्धि नहीं हो रही है, आपको याद रखना चाहिए। देखिए, भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिनमें अंततः कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। वह लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। आप देखेंगे बहुत कम लोगों को नौकरी का अवसर मिलता है, लेकिन इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि उनको अवसर नहीं। इसी कारण सेवा क्षेत्र केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। आप इसके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे। अब अगला खंड आप देखेंगे कहाँ अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। आलेख दूसरा को देखेंगे आप देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिकांश लोग नियोजित हैं इसमें। और 1977-78 का ये डाटा दिया गया है और 2017-18 में आप देखेंगे तो अधिकांश लोग तब भी प्राथमिक में हैं, लेकिन घट चुके हैं पहले के डाटा से। जैसे पहले आप देखेंगे 71% था, अभी 44% हो गया। और अब इसमें पहले 18 था, अब 31 हो गया। और 11 था इसमें, इसका दुगुना बढ़ गया, करीब 25 हो गया। हम देखेंगे आप द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, और देख सकते हैं भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ, फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ। आरेख 3 में देखिए, वर्ष 1977-78 एवं 2017-18 और कुछ वर्षों में देखेंगे 2003 और तीनों क्षेत्रकों में 2003 में तीनों क्षेत्रकों में रोजगार के हिस्सेदारी को दिखाता है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है। क्यों है? क्योंकि अधिक से अधिक लोग प्राथमिक वस्तु का उत्पादन करते हैं। विद्युतीय क्षेत्र में जाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, कृषि और ज्ञान की जरूरत पड़ती है। बहुत कम लोग, गरीब लोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं और अधिक से अधिक देश में तो गरीबी है। प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक रूपांतरण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये क्वेश्चन हम देखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र के रोजगार का एक ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर का सृजन नहीं हुआ। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं और औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र पर भी यही बात लागू होता है। देखेंगे आप, देखो 3 गुना वृद्धि हुई है औद्योगिक क्षेत्र में, माने दूसरे वो द्वितीय, जिसे कहते हैं द्वितीय क्षेत्र कहते थे। और तृतीय क्षेत्र में यही बात सेवा लागू तो 14 गुना वृद्धि हुआ है और 5 गुना कम वृद्धि हुई है। से परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 1/6 भाग है। माने देश के 1 भाग से 6 भाग है प्राथमिक क्षेत्र। आप यहाँ से देख, इसकी तुलना में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में बाकी हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करता है। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? अतएव यदि आप कुछ लोगों को कृषि से हटा देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को
में अल्प बेरोजगारी है। अब इसमें एक उदाहरण दिया गया है, आप इस उदाहरण को पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ एक डाटा लिखा हुआ है, हम तो ज़्यादा नहीं कहेंगे। वैसे इसमें ये बताया गया है इस उदाहरण में कि एक किसान लक्ष्मी रहती है और लक्ष्मी के घर में 3 परिवार मिलकर एक खेती करते हैं, और उस खेती में अगर 3-5 लोग करते हैं मिलकर, और उसमें उनका एक बड़ा मालिक उनका गांव का आता है, उसमें में से 2 लोगों को ले जा लेता, तब भी उनके खेती उत्पादन में ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती है। और वो इसीलिए अब उसी प्रकार में उसमें कहा गया है कि 2 लोग को कम होने से खेती उत्पादन में कोई परेशानी नहीं होती है, और वो 2 लोगों का आय अगर जोड़ दिया जाए इसमें तब भी, और वो तो आपका जितना होगा जितना तो कमाएंगे ही, और 2 लोगों का आय भी जुड़ जाएगा, और 3 लोग जो खेती कर रहे हैं उतना और बढ़ेगा, तो कुछ आय बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार अब आप देखेंगे इसमें इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी माने, लेकिन सभी लोग क्षमता से कम काम पाते हैं, माने 5 लोग क्षमता से कम भी काम पाते हैं। और इसी प्रकार अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई हुई कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं। अलग से खुली बेरोजगारी, इसलिए इसे परछन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। अतः अब मान लीजिए, चलो अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, कहानी थोड़ा सा पढ़ लें क्योंकि पूरा हम आपको समझा नहीं पाते हैं अपने शब्दों में। लेकिन अब आप मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है, माने उसका भूस्वामी यहाँ आपको बता चुके हैं, आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार से एक या दो सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार मजदूरी के द्वारा अतिरिक्त आय होती है, क्योंकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है, अतः 2 लोग चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। इसलिए दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाना में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार परिवार की कमाई वृद्धि होगी और वह लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान, सिर्फ लक्ष्मी नहीं, इसका अर्थ है यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा कर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय में परिवार की कुल आय वृद्धि होगी, माने अन्य रोजगार करने से परिवार की कुल आय वृद्धि होगी। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियत श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। यूं प्लम्बर, पेंटर, मरम्मतकार जैसे रोजगार उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीजें बेचते हुए देखते हैं, जहां वे पूरे दिन बिता देते हैं परंतु कम कमा पाते हैं। वे यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। अब आप ये वाला टॉपिक आप हल कर सकते हैं और हम यहीं पर ये पहला पार्ट 1 ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम होगा तो आपको भी बुरा लगेगा और हमको भी। और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जो मुझसे गलती हुई है वो मैं इसे सुधारने की कोशिश करूं। और इसी के साथ आपको धन्यवाद, और पार्ट 2 का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप चाहें तो मेरे चैनल एनसीईआरटी किंग एडू मंत्रा पे जाकर आप पा सकते हैं पार्ट 2 का वीडियो भी। और इसी के साथ आपको धन्यवाद।